हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 12। इससे पहले ऑलरेडी हमने 11 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है नरोरा, दूसरा है पोखरण, तीसरा है कल्पक्कम। या ऊपर से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पोखरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे यानी कि 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी नरोरा और कल्पक्कम जो है वो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, आप देखेंगे कि नरोरा कहाँ पे है, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाकी पोखरण कहाँ देखने को मिलेगा आपको? उड़ीसा में। ठीक है, जबकि कल्पक्कम कहाँ देखने को मिलेगा? ये कल्पक्कम देखने को मिलेगा आपको तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। ठीक है, और इसके अलावा भी याद रखें आप तारापुर, जो इम्पोर्टेंट है तारापुर। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और भी याद रखना चाहें तो रखें, जैसे कि कहेगा, ये सभी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता रहा है। कर्नाटक, ठीक है, कहेगा कर्नाटक में है। इसी तरह से काकरापार, काकरापार ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। ठीक है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। और भी है, जैसे कि एक रावत भाटा दिमाग में आ रहा था, बता देता हूँ मैं। रावत भाटा ये कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, पोखरण नहीं है। अच्छा, ये पोखरण क्या है? पोखरण एक ये है हमारा भारत का परमाणु संयंत्र है। ये क्या है? ये परमाणु संयंत्र है, परमाणु संयंत्र है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है परमाणु परीक्षण, परमाणु का परीक्षण होता है। ठीक है, तो हिसाब से हम कह सकते हैं ये परमाणु परीक्षण केंद्र भी है। ठीक है, अच्छा, इसको स्थापित कब किया गया था? 1974 में। अच्छा, इसमें किसका कार्यकाल रहा होगा? इसमें प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थे उस समय इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है कि पोखरण जब स्थापित किसके काल में स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। कब किया गया था? 1974 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? ठीक है, बताना है आपको कि ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। तो ऑप्शन है शनि, नेपच्यून, मंगल, शनि, शुक्र, नेपच्यून, या फिर शनि और शुक्र, मंगल। उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मान लेते हैं ये मेरा सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, तो इसके बाद देखेंगे कि जो चार प्लैनेट है हमारा, ठीक है, 4 प्लैनेट, तो ये देखेंगे इसमें बोले देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद का जो 4 है वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं सिंपल सा कि आंतरिक ग्रह हो गया और ये बाह्य ग्रह हो गया। और जो बाह्य ग्रह है वो गैसीय ग्रह है। कौन सा ग्रह है? इसे हम लोग गैसीय ग्रह भी कहते हैं, गैसीय ग्रह। और ये हम कह सकते हैं इसे ये ठोस है, ये इधर वाला, अंदर वाला, आंतरिक वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा ये आपका जो पूछ रहा है, चारों जो छल्ले हैं वो गैसीय ग्रह के चारों तरफ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो कि मंगल क्या है? आंतरिक ग्रह है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे कि शुक्र भी क्या है? एक आंतरिक ग्रह, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी शुक्र है, दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कोई यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर तो 5 होगा, लेकिन कौन कौन है मैं उसका नाम लिख देता हूँ। जैसे कि एक सही शनि ग्रह है, ठीक है, शनि है, बृहस्पति है, ठीक है, और एक यूरेनस। ये 3 का नाम याद रखें। ठीक है, इन तीनों ग्रहों के चारों ओर क्या है? छल्ले पाए जाते हैं। और ये देखेंगे कि ये वो जो छल्ले हैं बहुत ही छोटे छोटे धूल कणों से बने होते हैं।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी को भू आभ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सही विकल्प को चुनना है आपको। पहला है ऑप्शन में है, पृथ्वी के 2/3 सतह जाल में, जाल में नहीं होगा, यहाँ पे इसको जल कर दीजिए। चलिए, पृथ्वी की 2/3 सतह जल में ढकी है, ठीक है। या फिर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है, या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है भूभाप यानी कि जियोइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये कुछ पृथ्वी जो होता है कुछ इस तरीके से है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से है, तो इसलिए जो चपटी है ना, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे भू आभ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास, पोल के पास क्या है, चपटी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि कारण क्या है? 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। पहला ऑप्शन में है कि चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता, इसलिए। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, इसलिए। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर होगा, यहाँ पे इस भी सुधार लेते हैं थोड़ा सा, एक चक्कर कर दीजिए। चलिए, एक चक्कर, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है, या फिर उपरोक्त से एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन फिर क्या है? सही ऑप्शन है इसका आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका सही आंसर है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है, यही वजह है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण क्या है? कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में भी लेता है। यही किसका सही कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा, ठीक है। और हमें सभी को पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा लगभग कितने में कर लेता है? 27 दिन 7 घंटे और 45 मिनट, ठीक है। इतना समय लेता है चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करने में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, कोई सवाल पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी से लगभग चंद्रमा का कितना % भाग देखा जा सकता है वन टाइम, तो ये देखा जा सकता है 57%, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है कि 57% भाग को एक बार में पृथ्वी से देखा जा सकता है चंद्रमा को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यूराल पर्वत अलग, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेता हूँ मैं, ये अब सही हुआ। यूराल पर्वत अलग करते हैं अफ्रीका और यूरोप को, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, अफ्रीका और एशिया को, या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूराल पर्वत अलग करते हैं, किसको अलग करता है ये। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखेंगे कि यूराल पर्वत जो है वो किसको अलग करता है? ये अलग करता है एशिया और यूरोप को। किसको अलग करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है, एशिया और यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, क्योंकि यूराल पर्वत जो है वो एशिया को और यूरोप को अलग करता है। इस पिक्चर देख सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे यूरोप है इधर, और इधर हमारा क्या है, एशिया है। यहाँ पे देखेंगे कि यूराल माउंटेन दिख रहा है, ये वाला पर्वत,
ये किसको अलग कर रहा है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे क्या कहा जाता है? जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र, क्रेटर या केंद्र, या फिर उपरोक्त से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी कि अधिक केंद्र। क्या कहा जाता है उसे? अधिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, बाकी क्रेटर आप जानते होंगे कि क्रेटर जब ज्वालामुखी जब फटती हैं, जब निकलती हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जब बनता है माउंटेन टाइप का, तो यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ से निकल रहा होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। तो ये तो ज्वालामुखी से संबंधित है। ठीक है, और केंद्र हो गया जहाँ शुरू होता है, लेकिन जहाँ महसूस किया जाता है वो सबसे पहले कहाँ होता है, उसको क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखें आप, ये है ना, ये जो अधिक केंद्र दिख रहा है अभिकेंद्र, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? महसूस किया जाता है, तो उसे हम लोग अभिकेंद्र कहते हैं। जहाँ शुरुआत होता है उसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होता है? मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल अनुकूल होता है। समताप मंडल, ठीक है, कौन सा मंडल? समताप मंडल। ठीक है, चलिए इस पिक्चर को थोड़ा सा अवलोकन कर लीजिए, पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है कहाँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये समताप मंडल है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? वायु आन दिख रहा है आपको, तो ये समताप मंडल सबसे क्या होता है? अनुकूल होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे कि समताप मंडल कहीं इसमें क्या होता है? ओजोन देख रहे हैं आपको, ओजोन रेखा देखने को मिल रहा है। तापमंडल में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, ये वायुमंडल है आपका। ठीक है, कौन कितने हाइट पर है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पार्थिव विकिरण है, समुद्र से दूरी है, सूर्य तपन है, या फिर उपरोक्त से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका सौर विकिरण। क्या हो जाएगा? सौर विकिरण। इसके माध्यम से देखेंगे कि पृथ्वी पर तापमान का जो है वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे ये महत्वपूर्ण कारक है सौर विकिरण। इसका सही आंसर है सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताना है कि अमेजन बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही है। अमेजन बेसिन में होता है कि अमेजन बेसिन का जो क्षेत्र है, जल वाला क्षेत्र है, वो कितना एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो यह सबसे पहला ऑप्शन है कि अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती जो मैंग्रोव वनों से ढका हुआ है, ये पॉइंट गलत है। अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना के भागों में प्रवाहित होती हैं, ये भी पॉइंट गलत है। गलत सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्जेंटीना यहाँ पे गलत है, अर्जेंटीना गलत है, बाकी बोलिविया सही है, पेरू भी सही है, ब्राज़ील सही है, ये अर्जेंटीना में नहीं फैला हुआ है, तो ये भी इस हिसाब से पॉइंट गलत हो गया। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है, तो ये बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे अगर ये वाला हमारा अमेजन बेसिन फैला हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से ये हमारा भूमध्य रेखा यहाँ से गया हुआ है, तो ये पहला तीसरा ऑप्शन सही है। यानी कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक मैंने पिक्चर लिया है, इसको देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखेंगे कि जो अमेजन जो यहाँ पे जो बेसिन दिख रहा है ये वाला, यहाँ देखेंगे वेंजुला दिख रहा होगा, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू है, बोलिविया है, ब्राज़ील है ना। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि अर्जेंटीना नहीं है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था अर्जेंटीना। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जेंटीना आप देखेंगे कि नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन सारे दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए इस थोड़ा सा जो पिक्चर दिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये अमेजन बेसिन है और यहीं से ये इस तरीके से दिया हुआ है आपका भूमध्य रेखा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 सही है, बाकी गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से, तो मैंने कई बार बताया है कि मैक्सिको इसका सही आंसर हो जाएगा। मैक्सिको में हम लोग किसको नाम से जानते हैं? मिल्पा के नाम से। ठीक है, ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को या झूम खेती को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रोका के नाम से जानते हैं। जबकि मलेशिया में किस नाम से जानते हैं? लद्दाख के नाम से।
लद्दाख को हम लोग इंडोनेशिया में भी जानते हैं, इंडोनेशिया, ठीक है। और वियतनाम अगर पूछा जाए, वियतनाम में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे रे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्राज़ील में रोका हो जाएगा, मलेशिया में और इंडोनेशिया दोनों में आपको लद्दाख लगाना है आंसर, ठीक है। मैक्सिको पूछा जाए तो मिल्पा हो जाएगा आपका, ठीक। यहाँ पे मैक्सिको के अलावा अगर आपको दे दिया जाए मध्य अमेरिका, ठीक है, तो आप तो भी आप मिल्पा ही लगाएंगे, ठीक है। मिल्पा के लिए मध्य अमेरिका और मैक्सिको दोनों के लिए मिल्पा लगाएंगे, ठीक है आप, ठीक है। ब्राज़ील तो मैंने बता दिया, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में लद्दाख लगाएंगे आप, ठीक है। और बाकी अगर भारत में बात करें तो झूम के नाम से जाना जाता है, लेकिन बहुत से राज्यों में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि केरल में कुमारी के नाम से जाना जाता है, या फिर ये कह दें कि पश्चिम घाट में भी कुमारी कहा जाता है, ठीक है। तो पश्चिम घाट आपका केरल भी आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करें उड़ीसा, तो उड़ीसा में कहा जाता है पोमा डाबी, ठीक है। आंध्रा में कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में कहा जाता है इसे कहा जाता है पोडू, ठीक है, पोडू कहा जाता है, ठीक है। और बाकी चलिए फिर नेक्स्ट मिलेगा देखेंगे। बाकी आप देखेंगे साउथ जो यहाँ पे आपका जो 7 सिस्टर है ना, उत्तर पश्चिम तरफ आपको वहाँ पे झूम के नाम से देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी और मिलेंगे तो देखेंगे फिर बताएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्नलिखित उद्यानों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको कभी कभी हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, HAL, ठीक है, HAL, ठीक है। H फॉर हिंदुस्तान, A फॉर एरोनॉटिक्स और L फॉर लिमिटेड। इसका अगर दी आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप बताएंगे इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है ना। और इसका संस्थापक कौन थे, तो अगर संस्थापक पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे हीराचंद। क्या बताएंगे? हीराचंद बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1940 में। कब हुआ था? 1940 में इसका स्थापना होती है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये क्या काम करती है? ये काम करती है आपका जैसे कि कोई जो एरोस्पेस का जो होता है ना, सामान वगैरह बनाने का, वो इसमें ये काम करती है इसका। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? शिलोंग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर, या फिर ईटानगर पासीघाट, या उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मनाली लेह, ठीक है। क्या हो जाएगा? मनाली लेह, ठीक है। ये सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर में है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? ठीक है, सवाल है कि भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, ठीक है। वनस्पति आवरण को ही यदि कम करेंगे तो भूस्खलन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? बताना है कि किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम, तांबा या कोयला। तो इसका सही आंसर है, बहुत आसान सवाल था वैसे, पेट्रोलियम हो जाएगा इससे सही आंसर, इसे काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र शुरू किया गया था? नरोरा, तारापुर या कल्पक्कम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर
2 यानी कि तारापुर। कहाँ पे है ये, मैंने अभी बताया, ऊपर में ही, महाराष्ट्र। ठीक है। नरोरा कहाँ पे है, ये आपका यूपी में है यानी कि उत्तर प्रदेश में है। और कलपक्कम कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है। अगर ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था तो इसका पता ये भी होना चाहिए कि कब इसको स्थापित किया गया था। तो ध्यान में रखना है आपको 1969 में। ठीक है, 1969 में। ठीक है, 1969 में देखेंगे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और इसमें प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है। सवाल है, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में, बीजिंग में या मुंबई में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। उपरोक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, आपको ये बताना है। एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में, बीजिंग में या मुंबई में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मुंबई। ठीक है, एशिया का ये पहला परमाणु रिएक्टर था ये। ठीक है, और इसको कब स्थापित किया गया था। देखिए, इसका जो स्थापना है, इसका जो परिचालन शुरू किया गया था वैसे तो 1956 में किया गया था, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री उस समय के थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1957 में इनका क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये कहाँ पे है, मुंबई में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन एक भूरा हीरा के रूप में जाना जाता है, लोहा, मैग्नीज या लिग्नाइट, या फिर उपयुक्त से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका लिग्नाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसे लिग्नाइट को हम लोग भूरा हीरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है आपको कि लिग्नाइट में अगर पूछा जाए कि इसमें कितना कार्बन होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 40 से लेकर के 55% तक इसमें क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत पूछा गया है, नवीकरणीय नहीं। यहाँ पे देखेंगे कि जल ऊर्जा नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, लेकिन उसमें ऊर्जा क्या है, एक अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, बाजार, जनसंख्या या पूंजी। यहाँ पे थोड़ा सा जनसंख्या घनत्व कर लीजिए, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व होगा, जनसंख्या घनत्व बाजार होगा, या जनसंख्या घनत्व होगा, या फिर पूंजी होगा, या उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बताना है कि कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ये औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, क्योंकि ये प्रभावित नहीं करता है उतना जितना कि बाजार करेगा और पूंजी करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी थी, किसको, इसको, या फिर मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स, या फिर उपयुक्त में से अधिक हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 टिस्को। ठीक है, क्या है, टिस्को हो जाएगा इसका सही आंसर। कब स्थापना किया गया था, याद होगा आपको भी, 1907 में। ठीक है, कब किया गया था, 1907 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, याद कीजिए, जमशेदजी टाटा, इनके द्वारा ही ये स्थापित किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे है टिस्को, तो ये आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, झारखंड के जमशेदपुर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु है, कोलकाता हावड़ा, कोलकाता मेदिनीपुर, या फिर कोलकाता रिसड़ा, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। ठीक है, हुगली औद्योगिक जो केंद्र है वो केंद्र बिंदु जो है वो किसका है, कोलकाता और हावड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। दूसरा है, आपको बताना है, पहला नहीं, दूसरा बताना है कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ना का। ठीक है,
तो इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ये दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और बात करें महाराष्ट्र कुल उत्पादन का कितना करता है? ये 32% कर लेता है, जबकि उत्तर प्रदेश कुल उत्पादन का 36% कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। ITDP निम्नलिखित में से किसी एक को संदर्भित करता है। किसको एक यहाँ पे बताता है कि ITDP का मतलब होता है? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका, पहले देख लीजिए ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन में एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम, दूसरा है एकीकृत यात्रा विकास कार्यक्रम, तीसरा है एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर, हाँ ये एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि ITDP का फुल फॉर्म होता क्या है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ITDP के जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये वैसे ये आया कब था? तो ये आया था 1974 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि 1974 में इसको लॉन्च किया गया था, एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर। इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र में सतत विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र में सतत विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कृषि विकास, पारिस्थितिकी विकास या परिवहन विकास, या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 पारिस्थितिकी विकास। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है, और इसका स्थापना कब किया गया था? 31 मार्च 1958 को किया गया था। कब किया गया था? 31 मार्च 1958 को। ठीक है, अच्छा ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है पंजाब के हरिके बैराज से। कहाँ से? हरिके बैराज से निकलती है। ठीक है, और ये देखेंगे कि राजस्थान के थार रेगिस्तान में 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर पाकिस्तान सीमा के समानांतर ये चलती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर। नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित में से कौन नहीं हैं? बताना है आपको कि नेपाल से निकल करके बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बागमती, कमला, महानंदा, उपरोक्त से अधिक हो गया? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, जब भी सवाल देता है नहीं में तो पहले इसको काटिए और देखिए कि कौन निकलती है नेपाल से। तब देखेंगे कि बागमती भी निकलती हैं, कमला भी निकलती है, महानंदा भी निकलती हैं। तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो नेपाल से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो निकल करके बिहार में प्रवेश करती हैं, जिसमें से बागमती, कमला, महानंदा तो है ही है। साथ में आप याद रखें सरयू, ये भी कहाँ से निकलती हैं? ये भी आपका बिहार से ही निकलती हैं, नेपाल से ही निकलती हैं। ठीक है, सरयू हो गया, ठीक है, कोसी हो गया, ठीक है, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक तो है ही है, महानंदा भी है। ठीक है, तो ये सभी नदियाँ देखेंगे कि नेपाल से निकल करके बिहार में प्रवेश करती हैं। ठीक है, वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बागमती का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, तो देखेंगे ये महाभारत श्रेणी से निकलती हैं। ठीक है, और आपका महानंदा भी महाभारत श्रेणी से ही निकलती हैं।
ठीक है, ये महानंदा, ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखना है आपको। और कमला की बात करें तो ये भी महाभारत श्रेणी से ही निकलती है, तो ध्यान रखना है आपको कि ये बागमती, कमला, महानंदा ये तीनों नेपाल के महाभारत श्रेणी से ही निकलती हैं, ठीक है। बाकी नेपाल से और कौन सी नदी निकल रही हैं? सरयू, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, ये सब नदियाँ नेपाल से निकल करके बिहार में प्रवेश करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है। मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं है? ठीक है, कौन सी नदी नहीं है? तो फिर से वही सवाल है, अगर नहीं है तो नहीं को काटेंगे पहले हम, ठीक है, इसको हटाएंगे और देखेंगे कि कौन सा मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो देखेंगे कि सोन निकलती हैं, है ना, कर्मनाशा भी निकलती हैं, पुनपुन भी निकलती हैं, तो यहाँ पे तीनों निकलती हैं, तो कौन सा होगा, जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ऊपर से कोई नहीं। ये सभी देखेंगे कि मध्य प्रदेश निकल कर बिहार में प्रवेश करती हैं, ठीक है। जबकि देखेंगे कि सोन कहाँ से निकलती हैं, तो ये मध्य प्रदेश निकलती है अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से निकलती हैं। बाकी देखेंगे कर्मनाशा कहाँ से निकलती हैं, ये कैमूर से निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूछा क्या है, सवाल था आपका मध्य प्रदेश निकलकर बिहार में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं है, ठीक है। तो ये तो कैमूर, ये मध्य प्रदेश तो नहीं निकलती है ना कर्मनाशा, ठीक है, ये तो गलत हो गया फिर। और पुनपुन ये आपका कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती हैं आपका पलामू, यानी कि झारखंड से निकलती हैं, तो ये भी गलत है ना, आपका गलत हो गया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये दोनों गलत कीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा, यानी सोन नदी से किससे निकलती है, मध्य प्रदेश निकलती हैं और बिहार में जाकर बहती हैं, ठीक है। तो कर्मनाशा क्योंकि कैमूर से निकलती हैं और बक्सर में चौसा के बाद जाके मिल जाती हैं, और पुनपुन पलामू से निकलती हैं जो झारखंड में है, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ देख रहे हैं कि बिहार से निकल रही है, तो कर्मनाशा, और पुनपुन कहाँ से निकल रही है, झारखंड से निकल रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन है जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार में बहने वाली निम्नलिखित में कौन सी नदी नहीं है, है ना। ये तो पहला तो है, यानी कि ये दूसरा तीसरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। यहाँ फिर से मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये निकल रही है अमरकंटक से, ये तो मध्य प्रदेश से निकल रही हैं, ठीक है। पूछा है कौन नहीं निकल रही है, तो एक कर्मनाशा नहीं निकल रही हैं और पुनपुन नहीं निकल रही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऊपर से अधिक ऐसी है जो कि पलामू से मध्य प्रदेश से नहीं निकलती हैं और बिहार में बहने वाली नदियाँ ये हैं, तो ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। इसे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, ये दोनों नदियाँ नहीं निकलती हैं मध्य प्रदेश से। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 में है, नेपाल में नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? नेपाल में नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ऊपर में से अधिक होगा या में से कोई नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गंडक नदी। गंडक को नेपाल में देखेंगे कि इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 9463 वर्ग किलोमीटर या 94,263 वर्ग किलोमीटर या 94,363 वर्ग किलोमीटर, ऊपर से एक से अधिक तो खैर होगा नहीं, या फिर ऊपर से एक कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 29 नंबर। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के बारे में असत्य है, ठीक है, कौन सा असत्य है। तो ऊपर देखने से सत्य कौन सा है, तो पूरब से पश्चिम की बिहार की जो लंबाई 483 किलोमीटर है, ये तो सही है। उत्तर से दक्षिण बिहार की चौड़ाई 345 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 13वां स्थान है, तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 13वां स्थान है, हाँ ठीक है, तेलंगाना बनने के बाद इसका स्थान 13वां हो गया था, ये भी सही है। ऊपरी में से अधिक होगा या ऊपर से कोई नहीं होगा, यहाँ देखेंगे तीनों पॉइंट सही है, तो कौन सा असत्य पूछा है, तो यहाँ पे कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है। बिहार के उत्तरी मैदान तथा बिहार के दक्षिणी मैदान की ढाल किस ओर है? बिहार के उत्तरी मैदान तथा बिहार के दक्षिण जो मैदान है, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया। वैसे देखेंगे कि बिहार को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक उत्तरी में बिहार का उत्तरी मैदान और एक ये दक्षिणी मैदान, यानी जो गंगा क्रॉस हुई हैं, जो पार हुई हैं, ये देखेंगे हम बक्सर से पार यहाँ पर इंटर करती हैं, जब बाहर निकल जाती हैं और जाकर के फिर गंगा में जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाकर के। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो गंगा है वो 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है बिहार को, एक उत्तरी मैदान में और एक दक्षिणी मैदान में। तो बताया पूछा जा गया है कि ढाल किस ओर है? किसी की ओर नहीं है, क्योंकि यह समतल मैदान है, या फिर गंगा की ओर है, या फिर गंगा के समानांतर है। गंगा के समानांतर मतलब कि जो ढाल है, इसे ये गंगा इधर बह रही है, तो इसी तरीके से ये इधर ढाली इसी की ओर होगा, तो एक
कौन सा इसमें सही होगा ये बताना है। तो यहाँ देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका गंगा की ओर। ठीक है, क्योंकि देखेंगे कि नदियाँ इधर से ला करके मिल रही हैं, इधर से भी ला करके मिल रही हैं, तो इसका मतलब कि गंगा की ओर ही क्या है, ढाल है, तभी तो नदियाँ दोनों तरफ ला के इसमें मिलती हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गंगा की ओर। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस तकलीफ तो ऐसी बात का होता है। खैर कोई नहीं, जिस दिन आपको अच्छा लगेगा उस दिन जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।